दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। अर्धवार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश 2021-22 कक्षा 12वीं। और आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के वह प्रश्न बताऊंगा जो आपकी ब्लूप्रिंट में दे रखे हैं और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की ही हम बात करेंगे हमारे इस चैनल पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने देखा है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और देखकर वीडियो चले जाते हैं, इससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि मैं डेली वीडियो अपडेट ला रहा हूँ इस चैनल पर जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ब्लूप्रिंट पर ही आधारित है। ये भी आप ध्यान रखें। तो जो पूछा जाएगा वही आपको पढ़ाया जा रहा है। फालतू की जो बकवास है वो करना बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है। अच्छे से आप कंप्लीट करें सारी टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश हिंदी व्याकरण अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। आपको क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। चाहे जितने भी इसमें क्वेश्चन बताए जाएं एक एक क्वेश्चनों को नोट कर लेना आप, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन, उसकी लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने है दोस्तों, देख सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ इसमें पूछा है और कब से माना जाता है। तो आप क्लियर कट उत्तर देंगे कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 से माना जाता है, संवत 1900 से माना जाता है। ठीक है ना, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रश्न आपका आया कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो आपको बता देना है संवत 1900 से आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, छायावादी युग की समय अवधि क्या है? दोस्तों छायावादी युग की आपको समय अवधि बतानी है तो आपको सन लिखना है इसमें 1920 से लेकर के तो 1936 तक छायावादी युग है। मैंने आपको आदिकाल का संवत भी बता दिया है, उत्तर मध्यकाल का भी बता दिया है, पूर्व मध्यकाल का और आधुनिक काल का इसके पहले एक वीडियो बना दिया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो छायावादी युग की जो समय अवधि है वो 1920 से 1936 तक है। अगला प्रश्न देखिए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है छायावाद की कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है ना, क्या कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, ये किसने कहा है? तो आपको आंसर बताना है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की परिभाषा दी है और प्रश्न आया छायावाद किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दोस्तों छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं आपको इस प्रकार से लिखनी है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली है व्यक्तिवाद की प्रधानता, मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति के सुख और दुख के बारे में काफ़ी वर्णन किया गया है छायावाद में। दूसरी है श्रृंगार भावना। श्रृंगार भावना मतलब कि अंतर्मन का श्रृंगार और प्रकृति के श्रृंगार की भी इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। अगला देखिए प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति और मानव का आपस में संबंध होता है और इस प्रकार से इसमें जो अपना छायावाद है इसमें काफ़ी वर्णन किया गया है। इसके बाद में वेदना एवं करुणा का आधिक्य, मतलब वेदना और करुणा की अधिकता भी छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों वेदना क्या होता है, अगर किसी के द्वारा किसी को दुख पहुंचाया जा रहा है तो वो जो दुख है वो वेदना कहलाएगा, और अगर कोई अपना बिछुड़ जाता है तो उसका जो दुख होता है वो करुणा कहलाता है। ठीक है, तो वेदना और करुणा का आधिक्य छायावादी काव्य की विशेषता। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता नारी के प्रति नवीन भावना। जैसे पहले बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी तो उन बुराइयों को खत्म करने के लिए नारी के प्रति नवीन भावना का जो आविर्भाव हुआ है वो छायावाद में हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि पहले बाल विवाह, विधवा विवाह, ऐसी मतलब जो सती प्रथा वगैरह ये चीज़ें चलती थी, ठीक है, तो उनको खत्म कर दिया गया। और जैसे मान लीजिए विधवा विवाह वापस संपन्न कराया जाने लगा। जैसे किसी का अगर मान लीजिए पति एक्सपायर हो जाता है तो उसको वापस उसका विवाह कर दिया जाता है, तो ऐसी जो विधवा विवाह है ये संपन्न कराया जाने लगा। नहीं तो पहले कुरीति व्याप्त थी कि अगर मान लीजिए उसका पति मर जाता था या किसी प्रकार से तो उसको सती होना पड़ता था, मतलब कि आत्मदाह करना पड़ता था एक प्रकार से, तो वो कुरीति खत्म करके विधवा विवाह चलाया गया। इसके बाद में सौंदर्य अनुभूति, इसके बाद अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम तथा जीवन दर्शन एवं अभिव्यंजना शैली।
तो ये सारी छायावाद की विशेषताएं हैं, आपको ऐसे कैसे ही छायावाद की विशेषताएं लिख देनी है। और 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। 2 नंबर में अब मैंने 7 बताई है, 7 में से आप 5 तो कम से कम याद रख ही लेना। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं, ध्यान रखिए। देखिए, प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाएं, तो एक तरफ आप कवि लिखेंगे और एक तरफ रचनाएं लिखेंगे। पहले कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि। इनकी रचनाएं हैं कामयानी, लहर, आंसू और झरना। प्रश्न इस प्रकार बनता है परीक्षा में, कामयानी किसकी रचना है, तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद की। लहर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। और झरना किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की कोई 2 रचनाएं बताइए तो कामयानी, लहर। जयशंकर प्रसाद की 4 रचनाएं बताइए तो कामयानी, लहर, आंसू, झरना। इस प्रकार से आपको रचनाएं बताना है और इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में अगले कवि है छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचनाएं हैं पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। पल्लव किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। गुंजन किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। इस प्रकार से आपको याद रखनी है, प्रश्न इस प्रकार से आपके बनेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको डायरेक्टली निराला भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। निराला की रचनाएं बताइए तो आप बता देंगे परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। ठीक है, इसके बाद में आता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाएं नीरजा, रश्मि, निहार, सांद गीत। ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से ही आपके प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा, नीरजा, रश्मि, निहार, सांद गीत, ये इनकी रचना है। और अगर प्रश्न बना आपका डायरेक्टली इसी प्रकार से कि प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, तो टोटल 2 नंबर का ये पूरा का पूरा प्रश्न आप लिख सकते हैं। और इसमें दो रचनाएं अगर कही कि 2 रचनाओं के नाम लिखिए तो 2 लिख देना। ठीक है, और अगर डायरेक्टली ऐसे प्रश्न आया कि प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप पूरा का पूरा जैसा मैंने बता रखा है वैसा का वैसे आप कंप्लीटली लिख देंगे। और एक एक नंबर के प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे अनामिका किसकी रचना है, तो आपको बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और वीणा किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। कामयानी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। और सांद गीत किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। इस प्रकार से भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेंगे, तो आप उनको बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से करना। ठीक है, और एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कल मैंने ये वीडियो अपलोड करा था अपना इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खालिस्तान, सत्य असत्य और सही जोड़ी बताई गई थी। और इसके पहले एक इतिहास का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, और एक भूगोल का भी कर दिया है। तो आप बिल्कुल वीडियो सेक्शन में जाइए और वीडियोस आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं डेली अपडेट ला रहा हूँ कक्षा 12वीं के लिए। ठीक है, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए। तो बिल्कुल आप वीडियो को देखना, अपनी तैयारी जारी रखना। किसी भी प्रकार के अगर आपको कमेंट करके कुछ कहना है तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बताइए, मैं सभी को कमेंट देखता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।